अस्सलाम वालेकुम क्लास सजाद अकरम। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ये सेट्स के बारे में रिवीजन एंड टेस्ट 3 में है, ये आपका नेक्स्ट टेस्ट है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक्स डेफिनेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज सेट। सेट क्या होता है? सेट एक यूनियन होता है, आई मीन कंबाइन हुआ होता है किसी भी डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स का। तो इसके हर पर जो एक एंटिटी होती है उसको हम उसका एलिमेंट कहते हैं। सेट को इन ब्रैकेट से शो किया जाता है और जो इसके अंदर मौजूद होता है वो उसके एलिमेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स आपको इधर बताए गए होंगे पेज नंबर 86 पे, वो आपने उनके सिंबल्स और उनके एलिमेंट्स के बारे में देखना है। नेक्स्ट इसकी कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज यूनियन। यूनियन क्या होता है? टू सेट्स है ए एंड बी, इनका यूनियन अगर होगा तो वो दोनों सेट्स का आपने लिख लेते हैं और यूनियन का साइन लगा देना है। अज्यूम करते हैं सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट है 3 4। तो स्टूडेंट्स इसके यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ये 1 है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इधर भी 3 है, तो ये दोबारा 3 नहीं दिखता। तो 3 एंड 4 ये हमारा आंसर आएगा ए यूनियन बी का। तो यूनियन क्या होता है? दोनों के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन में हम जस्ट कॉमन वाले एलिमेंट्स लेते हैं। इसी एग्जांपल को कहते हैं इंटरसेक्शन के एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए लिखेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 एंड 4। सो क्लास इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो इनमें एक ही कॉमन एलिमेंट है, दैट इज 3। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपने ए का डिफरेंस लेना है बी से, तो पहले आप सेट ए लिखेंगे 1 2 3 माइनस बी 3 और 4। डिफरेंस का मतलब होता है पहले सेट के वो एलिमेंट जो कि दूसरे में मौजूद नहीं है। कौन कौन से मौजूद नहीं है? 1 नहीं है, उधर 2 नहीं है, 3 है। तो फॉर द सेक ऑफ इनकन्वीनियंस हम ये क्या करते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स को काट देते हैं और जो पहला सेट होता है उसमें जो एलिमेंट बकाया बचते हैं वो हमारा आंसर होता है। ये होता है a माइनस बी। इसी तरह अगर आप b माइनस ए लोगे तो b सेट पहले लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर a लोगे, कॉमन एलिमेंट्स काट दोगे और जो फर्स्ट में बकाया बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। डिफरेंस के बाद है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें कंसीडर किए हुए सारे सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इस केस में मिनिमम जो यूनिवर्सल सेट बन सकता है वो है 1 2 3 4 और एक और एलिमेंट ले लेते हैं 5। तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा? कंप्लीमेंट का मतलब है अगर हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है, इसके ऊपर ए के ऊपर छोटा सा सी भी लगा सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए डॉट। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से सबट्रैक्ट कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि वो वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो कि उस सेट में मौजूद ना हो उसका कंप्लीमेंट होता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। u की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5 माइनस a की वैल्यू है 1 2 एंड 3। तो अभी हमने डिफरेंस लेने के बारे में सीखा कि डिफरेंस लेने में आप कॉमन एलिमेंट काट देते हो और जो पहले में बकाया बन जाता है वो आपका आंसर होता है। ओके क्लास, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बतानी है, उसके बाद हम डिमॉर्गन लॉस की तरफ चलते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव की अरेंजमेंट होती है। टू सेट्स हैं ए एंड बी, इनका आपस का रिलेशन 3 टाइप का हो सकता है। नंबर 1 डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट्स का मतलब क्या है?
से ए है आपके पास 1 2 एंड 3 एंड बी इज 4 एंड 5। तो क्लास देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर हम इनकी डायग्राम बनाएंगे वेन डायग्राम तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, एक सेट इधर आएगा और एक सेट इधर आएगा। इसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 और इसके एलिमेंट होंगे 4 एंड 5। तो देखिए ये किसी भी जगह पे कॉमन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है सेपरेट है, तो इसको आप बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। सेकंड वन इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या होता है कि एक के कुछ एलिमेंट दूसरे में है, दूसरे के कुछ एलिमेंट पहले में है, लेकिन किसी एक के भी पूरे एलिमेंट दूसरे में मौजूद नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 b is 2 3 4। तो क्लास जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास फिगर कुछ इस तरह की बनेगी। ये जो नॉन कॉमन एरिया है इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो कॉमन नहीं है। ये अगर हम इसे a बोल देते इसे b बोल देते तो ये 4 और 1 होगा, लेकिन ये कॉमन एरिया में वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है 2 एंड 3। एंड थर्ड वन इज सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट सब का मतलब होता है छोटा पोर्शन। तो सबसेट वो सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट पर मौजूद हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं a is 1 2 3 and b is 1 2 3 4 and 5। सो क्लास देखिए a के सारे एलिमेंट्स b में मौजूद हैं, तो a सबसेट है b का। अगर इसी तरह b के सारे एलिमेंट a में मौजूद होते तो b सबसेट होता a का। तो सबसेट की इस तरह बनता है, जैसे a के है 1 2 3 ये b में भी मौजूद है, लेकिन b का 4 एंड 5 जो सा है वो a में मौजूद नहीं। तो ये सबसेट की जैसी वेन डायग्राम बनेगी। सो क्लास नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। इसमें आपने डेफिनेशन सारी लिखनी है, बहुत इजी है। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के रेलिवेंट भी है और कई बार लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स भी आपको आनी चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है A यूनियन B होल का कंप्लीमेंट अगर आप ले तो इक्वल होगा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो देखिए चेंज क्या आया, अगर होल में यूनियन है तो सेपरेट में क्या है इंटरसेक्शन। इसी तरह दूसरा जो आपका लॉ है वो हमें कहता है कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल होता है A का कंप्लीमेंट यूनियन B का कंप्लीमेंट। सो क्लास अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर है 5.2 की 3 का। उसने हमें 3 सेट दिए हुए U A और B। हम इधर सेट्स लिख लेते हैं। U है हमारे पास स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि 1 2 3 अप टू 10 1 2 3 अप टू 10। देन A जो सा है वो हमारे पास है 1 3 5 7 9। A is 1 3 5 7 and 9 and B is 2 3 5 7 2 3 5 and 7। सो क्लास इसमें से हम एक ला प्रूव करेंगे, एक इसी तरीके से आप प्रूव करोगे। तो फर्स्ट वाला ला करते हैं। फर्स्ट वाले ला की दो साइड है, जैसे आपको पता है एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस लेके चले या फिर एक साइड को पहले कर ले और दूसरी साइड को बाद में कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि एक साइड को पहले करते हैं और दूसरी साइड को बाद में करते हैं। सो क्लास ये रूल है कि जब आपके पास ये ब्रैकेट्स आ जाती है तो ब्रैकेट्स के अंदर वाले को पहले सॉल्व करना होता है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, A यूनियन B। सो क्लास हम A के सेट को लिखते हैं 1 3 5 7 and 9 and then union
बी के क्या है एलिमेंट 2 3 5 एंड 7। सो क्लास जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में अभी हमने सीखा कि दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं कंबाइन। 1 2 3 दोनों में कॉमन है तो हम 3 वन टाइम ही लिखेंगे। 4 तो नहीं है, 5 है, 7 भी है और 9 भी है। सो क्लास ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अभी आपने क्या लेना है इसका कंप्लीमेंट, तो इधर लेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा u माइनस ए यूनियन बी। सो क्लास वैल्यूज पुट कर देते हैं। u की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए यूनियन बी अभी हमने निकाला है 1 2 3 5 7 एंड 9। सो क्लास 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 भी और 9 भी। सो क्लास u में क्या बच जाएगा 1 2 3 4 बच गया, 5 भी कैंसिल, 6 बच गया, 7 कैंसिल, 8 बच गया, 9 कैंसिल और 10 बच गया। सो क्लास ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अभी हम लेके चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, पहले हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है, फिर बी का कंप्लीमेंट लेना है और उन दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। सो सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट लेते हैं। ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए के। तो क्लास u की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10 माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। सो क्लास 1 1 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 5 भी जो सेंटर में कैंसिल हो गया होगा, 7 और 9। तो क्लास हमारे पास बच गया 1 कैंसिल, 2 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के 7 8 9 और 10। तो ये ए कंप्लीमेंट आंसर आ गया। अब हमने लेना है बी कंप्लीमेंट। तो क्लास बी कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए यू माइनस बी। तो u का आंसर है 1 2 3 अप टू 10 माइनस b का वैल्यू है 2 3 5 एंड 7। सो क्लास 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, इसी तरह 5 और 7 भी कैंसिल हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट। अब आप इन दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन। तो इधर आ जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट अभी आया है 2 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आया 1 4 6 8 9 एंड 10। तो क्लास इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज लेते हैं। देखिए 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है एंड 10 कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वही आंसर होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड का है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो क्लास इसके क्वेश्चन आप 5.1 5.2 5.3 के शॉर्ट के एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप खुद करेंगे। यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह की है। क्लास नेक्स्ट चलते हैं 5.4 की तरफ। 5.4 में जो बाकी क्वेश्चन को आप कर लेंगे। थर्ड वाले का कोई पार्ट कर लेते हैं। थर्ड वाले का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। उसमें बोला है फाइंड ए एंड बी इफ बल्कि थर्ड वाले पार्ट करते हैं 3 minus 2a and b minus 1 equal to a minus 7 2b plus 5।
शॉर्ट पेयर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास। देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू को ए बोलते हैं, सेकंड वैल्यू को बी बोलते हैं। और जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो इसका मतलब है ए के इक्वल है और बी के इक्वल है। ये वाली वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के और ये वाली वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के। तो बाय कंपेयरिंग आप लिखेंगे 3 minus 2a will be equal to a minus 7 and b minus 1 equal to 2b plus 5। तो क्लासेस में से वैल्यू निकाल देते हैं। a 2a उधर जाके प्लस 2a हो गया, 3 minus 7 उधर जाके प्लस 7 हो गया। तो क्लास से आ गया 10 इक्वल 3a इक्वल 10 over 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a की। ओके क्लास नेक्स्ट चलते हैं। 2b ये प्लस b इधर आके क्या हो गया माइनस b माइनस 1 और माइनस 5। तो ये हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई माइनस। तो क्लास इस तरीके से आप इसके ऑर्डर पेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 5.5 पे। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 यूनिट में से आता है या तो इस एक्सरसाइज में से आता है या डिमागल लॉस के बारे में आता है या कुछ और यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। इसमें एक क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसका पार्ट चूज करेंगे। इसके टोटल 4 पार्ट है। तो पार्ट देखेंगे इफ L इज इक्वल टू, कि उसने सेट्स हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखे है कि L इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास दिया है m इक्वल है at y and y belongs to b and y is less than 10। सो क्लास इस सेट को पहले समझ लेते हैं है क्या। उसने बोला है सेट L है, L का हर एलिमेंट उसको उसने नेम दिया x का, और x किस सेट से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये बेसिकली पूरा एक फॉर्म होती है लिखने की। तो सबसे पहले आप सेट के एलिमेंट के बारे में लिखते हो कि एलिमेंट किस तरह का, क्या किसी का मल्टीपल या किसी का जो सा उसमें कोई ऐड तो नहीं हो रहा। तो जैसे ये x है, x सिंपल यानी उसके एलिमेंट्स है, और एलिमेंट किससे बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर किधर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और उसके बाद उसकी लिमिट बताई जाती है। उसने बोला है कि x इज इक्वल m स्मॉलर देन 5, यानी 5 के इक्वल और उससे छोटे नेचुरल नंबर वो कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये इक्वालिटी ना लिखी होती जैसे इधर नहीं लिखी हुई तो वो वाली लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं m की तरफ। m इक्वल है y, इसका हर एलिमेंट को नेम उसने दिया y का, एंड y बिलोंग्स टू p। p मीन प्राइम नंबर। ये कौन से है y इज लेस देन 10। तो क्लास इसके लिए जो आप अपने प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते। वो कौन कौन से हैं 2 से स्टार्ट होता है सर, 2 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, वो 2 पे डिवाइड होता है। 5 प्राइम नंबर है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, और 10 तो वैसे लिमिट से बाहर है। तो हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 3 5 एंड 7। इन सेट्स के बारे में अगर आपने डिटेल देखनी है तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, आप चैप्टर के स्टार्ट में भी देख सकते हैं इनके सिंबल के एलिमेंट। सो क्लास हमने इनके एलिमेंट्स को निकाल दिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा इफ L एंड M दो सेट दिए देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन L to M, यानी L की तरफ से
एम की तरफ जाना और रिलेशन बनाना है। रिलेशन के नीचे उसने कंडीशन दी हुई है। सो क्लास सबसे पहले तो हम एल क्रॉस एम निकालेंगे। रिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एल क्रॉस एम। एल क्रॉस एम का क्या मेथड होता है? सबसे पहले आप सेट एल लिखोगे 1 2 3 4 एंड 5 क्रॉस एम। एम के भी सेट एलिमेंट लिखेंगे 2 3 5 एंड 7। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एल क्रॉस एम को कैसे फाइंड करेंगे? आपने एल का फर्स्ट एलिमेंट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स के साथ बारी बारी, इसके एम के। तो पेयर क्या बनेगा? 1 2 1 3 1 5 1 एंड 7। सो क्लास एम के एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब फिर हम क्या करेंगे? एल का दूसरा एलिमेंट लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्लास 2 2 2 3 2 5 एंड 2 7। इसी तरह फिर थर्ड वाले के साथ करेंगे। थर्ड वाला 3 है, 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। सो क्लास नेक्स्ट देखते हैं 4 के साथ। 4 2 4 3 4 5 एंड 4 7। सो क्लास 4 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा? 5 5 2 5 3 5 5 5 7। सो क्लास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है एल क्रॉस एम हमारे पास आ गया। अगर ये वाइस वर्सा होता, एम क्रॉस एल होता, तो आपने एम के एलिमेंट्स पहले लिखने थे और एल के बाद में लिखते थे। सो क्लास आप कंडीशन की तरफ जाते हैं। उसके बाद उसको 4 टाइप के रिलेशन निकालने को बोला है। इसमें से कौन सा वाला रिलेशन करते हैं हम करते हैं फर्स्ट वाला रिलेशन डिस्कस करते हैं। उसके बाद बाकी सारे फिर कंडीशन जैसे देख लेंगे। उसने बोला है रिलेशन 1 निकालें जिस रिलेशन में पेयर्ड है x एंड y। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। हमने x वाले को पहले लिखा, यानी l वाले को पहले लिखा और y वाले को बाद में लिखा। उसके बाद वो कंडीशन क्या देना है? y is लेस देन x, यानी कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेनी है जिसमें y छोटा हो और x क्या हो? बड़ा हो। सो क्लास में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? देखिए जिसमें x बड़ा हो y छोटा, इसमें तो नहीं है। x 1 है, y 2 है, y बड़ा है। आगे जितने भी पेयर निकलेंगे वो बड़े होंगे, इसमें इक्वल है, ये भी नहीं है। इसके बाद इस कंडीशन में देखिए 3 एंड 2, इसमें x ग्रेटर है और y जो सब स्मॉलर है। तो पहला पेयर भी ये आएगा 3 एंड 2। इसके बाद ये भी इक्वालिटी में चला जाता है। ये है पेयर 4 एंड 2 4 एंड 3। सो क्लास इसके बाद है 5 एंड 2 5 एंड 3। तो ये हमारे पास वो पेयर निकला है जिसमें x की वैल्यू बड़ी है y से। तो ये हमारा रिलेशन है। सो क्लास इस तरह दूसरा रिलेशन है कि उसमें क्या लिखा होगा? y इज इक्वल टू x, यानी वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी? इक्वल। थर्ड कंडीशन में कौन सा होगा? जिसमें x और y को ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 6 के। और फोर्थ वाली कंडीशन में y माइनस x, यानी दूसरी वैल्यू में से अगर पहली वैल्यू लेस करो तो क्या आएगा? 2। तो जो भी उसके हिसाब से पेयर बनेंगे आपने उस रिलेशन में लिख देने हैं। इसके बाद लास्ट में उसने लिखा आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। तो डोमेन और रेंज होती क्या है? इधर निकालते हैं। डोमेन के लिए वर्ड यूज किया था DOM और R1। जो रिलेशन का नेम होगा वो आपने लिखना है। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट जो पेयर के फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका सेट। कौन कौन से फर्स्ट एलिमेंट है इधर? 3 4 एंड 5। जैसा हमने पढ़ा सेट में वैल्यूज रिपीट नहीं होती, तो जस्ट क्या आएगा? 3 4 एंड 5। ओके, रेंज क्या होती है?
रेंज ऑफ R1, रेंज होती है सेकंड वैल्यू का 2 3, बस 2 and 3 बनेगा क्योंकि इसमें रेपिटेशन नहीं करनी होती। तो ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन क्लास, जस्ट आपने जो सर इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट और कंडीशन के मुताबिक वैल्यूज निकालनी है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। होपफुली इसमें कोई इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स का है। इसमें मेन जो आपका होगा वो 3 पोर्शन होंगे। एक में आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखोगे जो कि 6.1 में है। सेकंड पोर्शन में आप उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखोगे जो मीन मीडियन मोड है, वो एक्सरसाइज 6.2 में है। और थर्ड में उसका डिस्पर्शन देखेंगे जिसमें वेरिएंस होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6.1 का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर in various families, number of members in various families, construct frequency distribution, means frequency distribution बनानी है। also find cumulative frequency, तो cumulative frequency भी बनानी है। तो प्लस इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लास्ट में भी किया था, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसीज होगी उसको आपने अरेंज करके लिखना है ताकि ये आपके लिए इजी टू यूज हो ये डाटा। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ढूंढना है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू है 2। फिर 2 के नंबर्स ढूंढने हैं, कितने नंबर्स हैं 2 के, काउंट कर लेते हैं। 1, एक ही वैल्यू है 2 की, सो प्लस हम 1 टाइम 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 6.1, तो 2 1 टाइम आ गया। इसके बाद अगली वैल्यू है 3 के देखते हैं 1 2 टाइम आया, 2 टाइम 3 टाइम, 1 2 3 टाइम आया, तो अब इसको 3 टाइम लिख लेते हैं। इसके बाद है 4 1 2 3 4 5 6। ओके क्लास 6 टाइम आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके इसके बाद 5 देखते हैं, 1 2 3 4 टाइम आया है, 1 2 3 4। सो क्लास 6 को देखते हैं, 1 2 3 टाइम आया है, 1 2 and 3। 6 के बाद देखते हैं 7 को, 1 2 3 4 5 6 टाइम से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 के 7 के बाद देखते हैं 8 को, 1 2 3 4 5 टाइम 8 आया, 1 2 3 4 5। 8 के बाद देखते हैं नेक्स्ट 9 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 9 के बाद 10 को देखते हैं, 1 2 टाइम आ जाता है। 10 के बाद 11 को देखते हैं, 1 2 टाइम आ रहा है। 11 के बाद और कोई बड़ी वैल्यू है नहीं। अब एक बार चेक करने के लिए तो दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। इधर काउंट कर लेते हैं कितने वैल्यूज दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
सो क्लास एज्यूम करते हैं ये हमारा करेक्ट डेटा है, आपने इसको जो है वो चेंज कर लेना अपने एलिमेंट, अगर इसमें किसी जगह एक आधा वर्ड मिस हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्लास हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली टोटल 3 थिंग्स होती है जो आपने बनानी होती है। नंबर 1 इज क्लास लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टैली मार्क एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या होती है? क्लास लिमिट्स का मतलब है मैं इस डाटा को इस तरह अरेंज करूं कि छोटे छोटे ग्रुप बन जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उनमें एक कैटेगरी के बच्चे उसके अंदर आ रहे होते हैं। जैसे से नर्सरी में जो है वो 5 एज तक के बच्चे आते हैं, तो जो 5 एज तक के स्टूडेंट है 3, 4, 5 वाले वो सारे नर्सरी में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इनको भी आपने अरेंज करना है। बनाने का मेथड क्या है? सबसे छोटी वैल्यू लो, सबसे बड़ी वैल्यू लो। इसका मतलब हमारा डाटा 11 से 2 के बिटवीन है। हमने कितनी क्लासेस बनानी है? नॉर्मली क्लास लिमिट्स एग्जामिनर खुद देता है, लेकिन अगर नहीं देता तो फिर हमारी मर्जी होती है। मैं प्रेफर करता हूँ कि 5 क्लासेस बने। 5 क्लासेस बनाने का मेथड क्या है? इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9, और उसको नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंस को रेंज भी बोलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 2 की जो सी आपके पास क्लास बनेगी। तो मैं जैसे लिखता हूँ 2 से 4, 2 से 3, 2 और 3 दो वैल्यूज होगी, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 एंड 10 to 11। इधर तक हमारी वैल्यू देखिए 5 क्लासेस बनती है। जी अभी आप देखिएगा, जस्ट आपने क्या देखा 2 से 3 तक कितनी वैल्यूज है? 2, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है। तो फ्रीक्वेंसी में 4 लिख लीजिएगा। टैली मार्क का भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट है 4 to 5, कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यू है इसकी। इसके बाद कितनी है? 6 से 7 तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू इसकी है। इसके बाद है 8 से 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज इसकी है। और लास्ट वन इज 10, 4 वैल्यूज इसकी है। सो क्लास जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी यहाँ पे टैली मार्क आएगी। टैली मार्क का मेथड क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू को आप इस तरह लिखते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का एक यूनिट बना देते हैं, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये 5 के यूनिट्स बनते हैं। जैसे इधर 4 है तो आपको कितना लगाना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4। 10 है 1, 2, 3, 4, फिफ्थ वाला इस तरह हो गया 6, 7, 8, 9, 10। ये 9 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 11 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 4 है 1, 2, 3, 4। सो क्लास ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, क्लास लिमिट्स आ गई, टैली मार्क आ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद सेकंड उसने हमें निकालने को बोला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये अब तो जितनी फ्रीक्वेंसी गुजर चुकी होती है उनका सम होता है। तो देखिए ये 4 है तो पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लेना होता है, फिर इसको नीचे वाले में ऐड करना है और इधर लिखना है, तो कितना बच जाएगा 14। फिर इसको इसमें ऐड करना है और इधर लिख लेना है, तो ये बन जाएगा 14 और 9 23। फिर 23 में 11 ऐड करना है, तो इधर कितना आ जाएगा 34। 34 में 4 ऐड करना है, फिर इधर लिख देना है 38। तो क्लास ये हमारे पास आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2-3 और चीजें भी आ सकती है, मिड पॉइंट भी आ सकता है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है,
दोनों मैच नहीं कर रही। इसको लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं और इसको अपर क्लास बाउंड्री बोलते हैं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना पड़ता है, 0.5 इसमें से लेस करना पड़ता है और इसमें ऐड करना पड़ता है। 0.5 कैसे निकला, वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 में डिवाइड करके आता है। तो ये ऑलमोस्ट 3.5 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 3.5। अब ये मैच हो जाएगी, ये क्लास बाउंड्री है। तो ये 2-3 छोटी-छोटी टर्म्स थी जो 6.1 में, तो जस्ट आपने अरेंजमेंट करेक्ट करनी है और अरेंजमेंट करने के बाद इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। प्लस नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो या तो 6.2 में से 9 में आता है या 6.3 में से आता है, और ALP सिलेबस के मुताबिक आपके 6.2 में ज़्यादा क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबल है 6.2 में से आएगा। अभी इसके फार्मूलाज काफ़ी कम में हो गए हैं, तो हम जो क्वेश्चन है सिर्फ वही वाले करेंगे। प्लस पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना है। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। 12, 14, 70 ऑब्जर्वेशन है। 12, 14, 70, 20, 24, 29, 20, 24, 29 एंड 35 एंड 45, ये ऑब्जर्वेशन है। तो मीन x बार इक्वल होता है समेशन x ओवर n के। फार्मूला भी आपने याद रखना है। समेशन x क्या है, ये ईच वैल्यू जो सी है वो आपके पास x है, तो इनका समेशन ले लेना है। समेशन मतलब सम ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय इनकी नंबर्स में। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो 8 पे डिवाइड कर देना है। सो क्लासेस को सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, तो इनका सम आ गया क्लास 196 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आपके पास आंसर आ गया 24.5। तो ये आपके पास है x बार मीन अरिथमेटिक मीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 है, the following data shows the number of children in various families, find mode and median। तो मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। अगेन इसको हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा। अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू में जो नजर आ रही है मुझे वो 2 है, 2 काउंट कर लेते हैं। 1 टाइम है। इसके बाद आ जाता है 3, 1 2 3 टाइम है। 1 2 3। इसके बाद आ जाइए 4 की तरफ। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 5 की तरफ 1 2 3 4 वैल्यूज है। 1 2 3 4। इसके बाद 6 के पास सबसे 6 की है 1 2 3 वैल्यूज है। 1 2
3, 6 के बाद 7, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है 7 की, 1 2 3 4 5, 7 के बाद 8, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 8 के बाद आ जाते हैं 90, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है 90, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9 के बाद 10, 1 2 टाइम्स 10 है, उसके बाद 11, 1 2 टाइम 11 है। होपफुली इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 है। ओके, सो क्लास हमारा डाटा अरेंज हो गया। अब हम चलते हैं, दो डिमांड्स की गई है। नंबर 1 इज मीडियन, नंबर 2 इज मोड। क्लास सबसे पहले तो मोड निकालना सीखते हैं। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड मोड। सो क्लास इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? ये तो 1 टाइम हुई है, ये 3 टाइम हुई है, ये 6 टाइम हुई है, ये 4 टाइम हुई है, ये 3 टाइम हुई है, ये 5 टाइम हुई है, ये भी 5 टाइम हुई है, ये भी 6 टाइम हुई है, ये 2 टाइम हुई है, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। सो क्लास सबसे ज्यादा बार दो वैल्यूज आई है, 9 आई है 6 टाइम एंड 4 आया है 6 टाइम। तो डाटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वैल्यू होती है वो आपका आंसर होता है मोड का। इस केस में दो मोड है, 4 है और 9 है। सो क्लास ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मोड हो, जैसे इधर हमने देखा, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मोड ना हो। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट ना हुई हो। ऐसा डाटा अगर होगा तो कोई मोड नहीं होगा, तो मोड तो डायरेक्ट आ गया। अभी मीडियन का फार्मूला देखते हैं। मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन, क्योंकि ये अगर आप काउंट कीजिए तो ये 38 टोटल वैल्यूज है, यानी इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n ओवर सेकेंड वैल्यू प्लस n प्लस 2 ओवर सेकेंड वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। सो क्लास देखिए, n भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितनी है? 38 ओवर 2, 38 प्लस 2 ओवर 2 ओवर 2। तो देखिए ये बन गया 19th वैल्यू और ये बन गई 20th वैल्यू ओवर 2। इधर कर लेते हैं, 19th वैल्यू काउंट कीजिए कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 वाली वैल्यू है, तो ये 7 आएगा। और उसके बाद कौन सी वैल्यू है? 20th। 20th इससे नेक्स्ट वाली होगी, ये भी 7 आएगा और डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 7। तो 7 हमारा मीडियन है।
तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। प्लस क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन है। 11 वाले में वेटेड एवरेज निकालनी है आपने। सिंपल क्या करना है, लीटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ और बाद में दोनों का टोटल ले लेना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ लीटर्स पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और 12 वाला देखिए, मूविंग एवरेज आपने निकाल दिया। मूविंग एवरेज 3 इयर्स की है, तो 3 इयर्स का मतलब है एक उससे ऊपर वाला ईयर होगा और एक उससे नीचे वाला ईयर होगा और एक वो वाला ईयर होगा, यानी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। इन तीनों की वैल्यूज आपने ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मूविंग एवरेज आ जाएगी। मूविंग एवरेज में ना फर्स्ट वैल्यू की मूविंग एवरेज होगी और ना लास्ट वाली की। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन है 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 8। तो क्लास हमने निकालना है बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई खासा फर्क नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में सिर्फ रूट का फर्क होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर रूट आता है और वेरिएंस के ऊपर रूट नहीं आता। बेसिकली वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड है, तो हम दोनों में से कोई सा भी इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके दोनों मेथड आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 138 पे है। और सो क्लास इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। ये सारी वैल्यूज आपके पास x है, 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 है, 18। इसके साथ आपको रिक्वायर्ड है x स्क्वायर, क्योंकि जिस फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होगा रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर, और इनके बाद इनका जो है आपने रूट लेना है। सो क्लास देखिए n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अभी वैल्यूज भी साथ लिख लेते हैं, इधर भी 8 आएगा और इधर भी 8 आएगा। सो क्लास समेशन x के बाद स्क्वायर लेना है, यानी स्क्वायर बाद में है। इसका मतलब समेशन x का मतलब क्या है, इन सबको जस्ट आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। हम ऐड कर देते हैं 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 18, ये 72 आएगा। तो 72 का मतलब समेशन x है 72। एक वैल्यू सिर्फ रहेगी समेशन x का स्क्वायर, तो मीन आपने क्या लेना है x का स्क्वायर और फिर उसका क्या ले लेना है सम। तो 9 का आएगा 81, 9 8 64 64 81 64 81 और 18 का स्क्वायर 324। सो इनका सम ले लेते हैं 81 9 64 64 81 64 81 324। तो ये क्लास आएगा 768।
प्लस वैल्यूज को और 10 सिंप्लीफाई करते हैं। 768 डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा 96 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 8 और उसका स्क्वायर, तो ये आएगा 81। 81 और 96 को लेस करेंगे 15 का रूट, तो रूट ऑफ 15 आ जाएगा 3.872, ये हमारा आंसर होगा। ओपनिंग क्लास ये ओके हो जाएगा। इसके बाद थ्योरम्स एक बार देख लीजिए, 2 थ्योरम्स हैं चैप्टर 10 के, बहुत इजी थ्योरम है। जस्ट आपको पहले एक डेफिनेशन बतानी चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन जो है टेंजेंट की है, टेंजेंट सेकंड वगैरह की। तो टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को क्या करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देख लीजिए, इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। रेडियल सेगमेंट क्या है, ये रेडियल सेगमेंट है, रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 के एंगल बन रहा हो। If a line is drawn perpendicular to the radial segment of a circle as its outer end point, ये सबसे बाहर वाले पॉइंट पे, तो क्या होगा, it is tangent to a circle at that point। बहुत इजी है। आपने गिवन में क्या करना है, एक सर्कल है आपके पास, उसमें रेडियल सेगमेंट है, रेडियल सेगमेंट के ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि 90 के एंगल बनाती है। तो आपने प्रूव करना है ये इसका टेंजेंट है। तो प्रूव यही करना है कि एक भी जो भी लाइन सेगमेंट है नीचे ये लाइन है वो आपका टेंजेंट है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इसके ऊपर कोई पॉइंट लेके उसको इससे ज्वाइन कर देना है, तो आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल बनेगी तो आपके पुराने थ्योरम्स में से याद आएगा कि अगर एंगल बड़ा हो तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, और अगर एंगल छोटा हो तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, छोटी। तो देखिए ये वाला एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली साइड ये वाली छोटी होगी, और ये एंगल 90 का है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये एक्यूट एंगल है तो साइड छोटी होगी, ये राइट एंगल है तो सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है वो बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। तो कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, इसके ऊपर वो सारे का सारा जो सा ग्रेटर देन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसी से हमें पता चलेगा कि ये आपके पास जो सा वो पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर, और इससे बाहर कोई और पॉइंट नहीं है, तो ये भी आपका टेंजेंट है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 में देखिएगा, इसमें आपके पास एक सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा और बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए होंगे। तो टेंजेंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बताया गया होगा। तो प्रूफ करने के लिए बोला है, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड आर इक्वल इन लेंथ, यानी इनकी ये वाली जो लेंथ है ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करोगे, 2 ट्रायंगल्स बना लोगे। कैसे, एक ये वाली ट्रायंगल होगी और एक ये वाली ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये वाली साइड कॉमन है, दोनों में कॉमन आ गई, एंगल 90 का कॉमन है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये वाली, ये भी आपस में क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो सिंपल छोटे से दोनों थ्योरम है, ये आपने इसको कंप्लीट करना है। होपफुली इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।